हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, a charge q 1 microcoulomb is placed at point, ये x y z कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के, फाइंड द फील्ड एट पॉइंट p। ये उस पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पे फील्ड हमें निकालनी है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पहले इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर। इसको हम r1 वेक्टर मान लेते हैं। इस पोजीशन वेक्टर को हमने r1 नाम दे दिया। r1 वेक्टर बन गया इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। अब हम P पॉइंट की बात करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 एंड 3। इसको r2 वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं -4 j कैप प्लस 3 k कैप। अब हमें दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं पहले। तो यहां से लेके यहां तक ये जो वेक्टर आ गया इसको हम मान लेते हैं r वेक्टर, और r वेक्टर को हम r1 और r2 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 वेक्टर। अब r वेक्टर को देखते हैं क्या होगा। ये r2 माइनस r1, r2 के कोफिशिएंट्स में से r1 का कोफिशिएंट माइनस करना होगा, तो इनमें से ये माइनस करने हैं। तो उसके पास i कैप है ही नहीं, तो ये हो गया माइनस i कैप, -4j एंड -2j बिकम्स -6j कैप, 3k कैप -4k कैप बिकम्स -k कैप। ये तो मिल गया हमें r वेक्टर। अब हम इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड पता लगाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा ऐसे, और ये आ जाएगा √38। इसके अलावा यूनिट वेक्टर ऐसे निकलेगा और ये बनेगा -i कैप -6j कैप -k कैप बाय √38। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को हम लास्ट में यूज कर लेंगे। इसको मैं साइड में लिख देता हूं कहीं पे कि r कैप हमारे पास इतना है। अब इसको रब कर देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे k3/r²। k कितना है 9 × 10⁹ चार्ज एज 1 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो है √38 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा सिर्फ 38। ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो ये पॉजिटिव चार्ज ही है, क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी r वेक्टर के अलोंग। तो हम फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम इसके साथ लगा देंगे r कैप। r कैप लगाने के बाद
फाइनल ये बनेगा रूट नहीं आएगा यहाँ पे 38 इंटू ये है आर कैप, तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 13 ये है हमारा फाइनल आंसर, जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है an infinite number of charges each equal to q are placed at these positions and so on, find the net field at x equals to 0। मतलब इस तरीके से कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, हमें यहाँ पे इन सब की वजह से टोटल फील्ड निकालनी है। कई सारे मतलब अभी हम सारे नहीं दिखा सकते, कुछ चार्जेस यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, पहला 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 8 पे है, फिर 16 पे होगा, फिर 32 पे होगा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, सबकी वजह से यहाँ पे टोटल फील्ड निकालनी है। तो हमें नेट फील्ड निकालने के लिए सभी चार्जेस की वजह से जो फील्ड है वो ऐड करनी पड़ेगी। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि सब पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे सबकी फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्जेस, तो सभी सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड ऐड करने से मिल जाएगी। पहले इस चार्ज की फील्ड देखते हैं कितनी होगी, के क्यू बाय 1 स्क्वायर, क्योंकि इसके डिस्टेंस है 1। दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय 2 स्क्वायर। थर्ड चार्ज की वजह से होगी के क्यू बाय 4 स्क्वायर। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, सीरीज आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। इन सब में से जो भी चीज कॉमन आती है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो के क्यू यहाँ पे कॉमन है, बाकी अंदर बचेगा 1 बाय 1, 1 बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे तक चलती जाएगी। अब अगर इस सीरीज को अच्छे से देखा जाए तो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर ये एक इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी के सम का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे a है फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी और r होता है कॉमन रेशियो। जैसे फर्स्ट टर्म में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि अगला टर्म मिले 1/4, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया कि अगला टर्म मिले 1/4, तो 1/4 इज द कॉमन रेशियो। तो सम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो 1 है और रेशियो हो गया 1/4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये बन गया 4/3। तो फाइनल जो हमारी फील्ड है के क्यू तो हमने कॉमन निकाल लिया था और पूरी सीरीज का सम हो गया 4/3। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनटू 4/3। 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया q अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 charges each equal to q are placed at the corners of a regular pentagon। एक पेंटागन के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, सभी इक्वल हैं q। हमें सेंटर पे फील्ड निकालनी है। पहला क्वेश्चन यही कहता है हमारा व्हाट इज द नेट फील्ड एट o पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी होगी। तो देखते हैं नेट फील्ड कितनी होगी। इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, इसकी वजह से होगी इस तरफ, इसकी वजह से इधर होगी, इसकी वजह से इधर और उसकी वजह से इधर। अगर सिमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो सारी फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का। डायग्राम को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। Second question है what will be the electric field at O if the charge from one of the
द कॉर्नर्स इज रिमूव्ड। इन सभी कॉर्नर्स को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई हो गया। बोला ये जा रहा है कि किसी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उसको हटा दो, इसको हटा दिया। अब बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो फील्ड है वो कितनी होगी, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें पिछले आंसर को यहां पे यूज करना पड़ेगा। जब यहां पे चार्ज था उस टाइम पे सेंटर पे फील्ड हमने कैसे निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस बी सी डी एंड ई, सब चार्जेस की वजह से नेट फील्ड कितनी आ रही थी, 0। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि B चार्ज, C चार्ज, D और E इन सभी की वजह से जो टोटल फील्ड होगी वो A पे रखे हुए चार्ज के फील्ड के बराबर होगी, बट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो A पे जो चार्ज रखा हुआ था जिसको हमने हटा दिया, अगर वो चार्ज यहां होता तो इस पॉइंट पे कितनी फील्ड क्रिएट करता। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होती वो फील्ड होती k q बाय r स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, फील्ड की डायरेक्शन होती इस तरफ e a। बट हमें ये निकालना है कि अब ये चार्ज नहीं है, अब बाकी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, और ये इक्वेशन कहती है कि बाकी चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगी वो A चार्ज जितनी ही होगी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो A की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है वो इतनी है, डायरेक्शन उधर है, तो इन सभी की वजह से जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी इस तरफ, बाकी चार्जेस की वजह से। तो फाइनल आंसर आ गया k क्यूब बाय r स्क्वायर। माइनस साइन तो यहां पे सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ओ पॉइंट पे फील्ड निकाल लेंगे। अब हम अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगला पार्ट कहता है what will be the electric field at O if the charge Q at A is replaced by negative Q। जो यहां पे चार्ज Q रखा है अगर उसको नेगेटिव कर दिया तो O पॉइंट पे जो टोटल फील्ड है वो कितनी होगी। तो हमने अभी क्या निकाला था कि अगर यहां पे चार्ज नहीं होता तो फील्ड कितनी थी, वो थी k क्यूब बाय r स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन थी इधर की तरफ। अगर यहां पे चार्ज नहीं होता बाकी चार्जेस की वजह से इतनी फील्ड होती, ये हमने सेकंड पार्ट में देखा था। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी फील्ड इसमें ऐड हो जाएगी बस, तो इसकी फील्ड भी इधर की तरफ ही होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, और कितनी होगी k क्यूब बाय r स्क्वायर ही होगी। तो फाइनल जो टोटल फील्ड आएगी नेगेटिव चार्ज की फील्ड को मिला के वो आएगी इतनी 2k क्यूब बाय r स्क्वायर अलोंग OA, O से A की तरफ। ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A pendulum of mass m carrying a charge q is at rest in a horizontal uniform electric field E. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical। मतलब एक पेंडुलम है, ये थ्रेड है और ये बॉब है, इसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज है q, और बोला ये जा रहा है कि इस रीजन में एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इस बॉब के ऊपर कुछ चार्ज है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल वर्टिकल तो नहीं रहेगा, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा क्योंकि फोर्स लगेगी इसके ऊपर, फोर्स लगेगी तो ये बॉब थोड़ा सा आगे चला जाएगा और फाइनल पोजीशन इस बॉब की कुछ ऐसी होगी। अब वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें इस थ्रेड में टेंशन निकालनी है और ये एंगल हमें पता लगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं थ्रेड में जो टेंशन है वो है T। अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये T है तो इधर आ जाएगा T cos थीटा और इस तरफ होगा T sin थीटा। बॉब के ऊपर इसका एक तो खुद का वेट mg और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस तरफ एक फोर्स लगेगी वो होगी Q into E। अब इन सभी फोर्सेस को हम बैलेंस करा देते हैं। T sin थीटा की बात करें तो इसको बैलेंस कर रहा है QE और T cos थीटा देखें तो इसको बैलेंस कर रहा है mg। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos बन जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा QE बाय mg। यहां से थीटा आ गया tan इनवर्स QE बाय mg। तो हमें एक तो एंगल निकालना था वो हम निकाल चुके हैं, एक टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अब हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो पहले इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग करते हैं, t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इसको भी स्क्वायर करना था और ऐड करना था तो ये बन जाएगा इतना। मतलब क्या किया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को। यहां से t स्क्वायर कॉमन लो, अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड बचेगा ये। यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो टेंशन हमें मिल जाएगी इस एक्सप्रेशन से। तो ये है हमारा टेंशन इन द थ्रेड। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। An electric field E is set up between the two plates of a capacitor। कैपेसिटर क्या होता है ये तुम्हें अगले चैप्टर में पता चलेगा, और तुम ये मानो कि कैपेसिटर सिंपली दो प्लेट्स हैं। An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed v0. The length of each plate is L and find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field। अब क्वेश्चन समझा देता हूं मैं तुम्हें। ये दो प्लेट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और यहां पे एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में एंटर होता है। कितने की स्पीड से, v0 की स्पीड से। पर जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हमेशा नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी और इलेक्ट्रॉन क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा था अब उसका पाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिविएट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इस डायरेक्शन में निकलेगा।
अब हमें ये पता लगाना है कि उसके ओरिजिनल डायरेक्शन के कंपैरिजन में जब वो फाइनली यहां से निकला तो कितना एंगल से वो डिविएट हो गया। तो उसकी ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वो ये थी और वो कितना डिविएट हो गया, इतना। हमें यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e, तो फोर्स इतनी लगेगी। फोर्स से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया E बाय m। तो इतना इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा। अब देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हम S इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का यूज करेंगे। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है L। क्वेश्चन में प्लेट्स की लेंथ L गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया L। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो है v नॉट और टाइम कितना लगा t। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां से हमें टाइम मिल गया, टाइम आ गया L बाय वी नॉट। अब हम इसका भी यूज करेंगे, ये एक्सेलरेशन भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे। तो ये आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा। अब हम एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। इसके लिए हमें एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और एक वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो v नॉट के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने के कारण एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो vx तो v नॉट के बराबर ही आएगा। अब हम vy कैलकुलेट कर लेते हैं। vy कैलकुलेट करने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस a t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो है vy, u है इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो है 0। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, मैंने ये कैलकुलेट करके दिखा दिया था तुम्हें, और टाइम आया था L बाय वी नॉट। टाइम यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टाइम आया था वो था L बाय वी नॉट। ये और ये दोनों क्वांटिटीज हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी। अब vy हमारे पास आया L बाय वी नॉट, इतना। अब हम एंगल देखते हैं, एंगल कैसे पता लगाएंगे हम। एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है vy के बराबर और बेस हो गया vx, तो tan थीटा इज vy बाय vx। vy कितना हो गया L बाय v नॉट, और vx ये तो हमें बताइए ये v नॉट है। अब यहां से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर हमें मिलेगा और थीटा अगर हमें निकालना है तो tan इनवर्स इधर आ जाएगा। ये था फाइनल आंसर। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.9 है। क्वेश्चन कहता है 2 point charges 10 raised to the power minus 8 coulomb and negative 10 raised to the power minus 8 coulomb are placed 0.1 meter apart। मतलब दो चार्जेस हैं, इतने इतने हैं, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन है 0.1 मीटर। ये पहला चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, और ये दूसरा वाला चार्ज ये नेगेटिव है। दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.1
मीटर। अब पूछा ये जा रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं ये मैं तुम्हें बता देता हूं। ए पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल मिड पे है, तो अगर ये 0.1 मीटर है तो एक चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 0.1 मीटर का हाफ। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे नेट फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा बी पॉइंट कहाँ पे और उसके बाद बताऊंगा सी पॉइंट कहाँ पे। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट पे इस पहले वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज E1। अगर हम सेकंड चार्ज की बात करें तो सेकंड चार्ज नेगेटिव है, उसकी वजह से यहां पे जो फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड्स द चार्ज। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इन दोनों के एडिशन से मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं E1 कितना होगा और E2 कितना होगा। पहले हम E1 कैलकुलेट करेंगे। E1 होगा KQ/R², जो फॉर्मूला है। K होता है 9 × 10⁻⁹ चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम और डिस्टेंस पहले चार्ज से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0.1/2। 0.1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। इसका जब हम आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 × 10⁻2 मीटर। तो डिस्टेंस हम यहां पे रख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं, ये बनेगा 9 × 10⁻1 अपॉन 525 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी, ऊपर है 90 और नीचे है 25, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं 90/25 और ये 10⁴ ऊपर जाएगी तो -4 है, ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी। ये बन गया 90/25 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हम देखते हैं कि सेकंड चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सेकंड चार्ज की वजह से भी फील्ड सेम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, बट डायरेक्शन ही हमें यहाँ पे देखनी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो E2 का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा। अब हम E2 और E1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ E1 और ये बन जाएगा 2 × E1 की वैल्यू आई थी इतनी 90/25 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो जो फाइनल फील्ड है ए पॉइंट पे दोनों की वजह से वो होगी इतनी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों ही फील्ड राइट की तरफ है तो डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग 1 to 2, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो टूवर्ड्स राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ए पॉइंट पे फील्ड निकाल ली हमने, अब बी पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बी पॉइंट है कहां पे। बी पॉइंट
फर्स्ट चार्ज के लेफ्ट साइड है, ये रहा पॉइंट बी और ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर या हम कह सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर और फर्स्ट चार्ज से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है 5 × 10⁻⁻2 मीटर। मतलब इसका जो हाफ है वो हाफ डिस्टेंस ही है इधर इस तरफ। अब आगे देखते हैं, बी पॉइंट पे नेट फील्ड निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होती है हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। सेकेंड चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगी टुवर्ड्स राइट, क्योंकि सेकेंड चार्ज नेगेटिव है, टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड होगी। अब E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड निकालने के लिए हमें इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट सबट्रैक्ट किस में से किसको करें, E2 - E1 या E1 - E2? ऑब्वियसली इन दोनों में से जो बड़ी क्वांटिटी है वो है E1। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इस पॉइंट के पास है, तो इस चार्ज का यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो हम कर देते हैं E1 - E2। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। E1 फॉर्मूला वही है KQ/R², चार्ज है इतना और डिस्टेंस है ये 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद वही आ जाएगा जो पिछले केस में था, 90/25 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये तो हुई E1 की वैल्यू। अब E2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इस वैल्यू को नोट कर लेना। अब E2 देखते हैं। E2 के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, 9 × 10⁻⁹, चार्ज भी सेम है बट डिस्टेंस अब डिफरेंट हो जाएगी। तो पहले डिस्टेंस यहां से लेके अब यहां तक हमें डिस्टेंस देखनी है कितनी होगी। तो यहां से लेके यहां तक कितनी है, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। यहां से लेके यहां तक कितनी है, 5 × 10⁻⁻2 मीटर और यहां से लेके यहां तक भी इतनी है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 × 10⁻2 मीटर। अब हमें इसका स्क्वायर कर देना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं फॉर्मूले में। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी इतनी। न्यूमरेटर में 90 बचेगा, 10⁻9 और -8, इसको सॉल्व करके ये बच जाएगा 90। डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁻4। ये बन गया, ये -4 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁵/25 न्यूटन पर कूलम। 10⁻⁵/25। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से लिख दें तो ये बन जाएगा 10/25 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि वो जब हम इसको सबट्रैक्ट करें तो सॉल्व करने में हमें आसानी हो, वो तुम्हें पता चल जाएगा ये मैंने क्यों लिखा है। तो अब हम E1 और E2 की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। ये है E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू हमने पहले देख ली थी। अब नेट फील्ड निकालते हैं। E1 की वैल्यू थी 90/25 × 10⁻⁴ और E2 की वैल्यू है 10/25 × 10⁻⁴। इसमें जो भी कॉमन आता है वो बाहर निकाल लो। कॉमन आएगा 1/10⁻⁴
इंटू 10 की पावर 4, ब्रैकेट में बच जाएगा 90 माइनस 10, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 80/25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये है फाइनल आंसर, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले तुम्हें बताया था कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा है, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड ही होगी। तो दिस इज द नेट फील्ड एट पॉइंट बी टूवर्ड्स लेफ्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस डायग्राम को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ये है फर्स्ट चार्ज, इसको हमने सेकंड चार्ज मान लिया और ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर और वी कैन से 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर। सी पॉइंट है यहां पे और एक चार्ज से कितनी डिस्टेंस है 0.1 मीटर, यहां से भी कितनी डिस्टेंस है 0.1 मीटर। सो दिस इज पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे हमें टोटल फील्ड निकालनी है। हम फिर से वही काम करेंगे, इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। फर्स्ट चार्ज की वजह से यहां फील्ड होगी अवे, सो दिस इज E1 अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव है। सेकंड चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, क्योंकि सेकंड चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होती है फील्ड की डायरेक्शन। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, kq/r², 9 × 10 की पावर 9, चार्ज हो गया इतना एंड सेपरेशन इज 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में है 90 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, फाइनल तो नहीं आया, E1 हमारे पास आ गया 90 × 10 रेज़ टू पावर 2 न्यूटन पर कूलम। E2 की वैल्यू भी इतनी ही होगी। क्यों होगी इतनी? क्योंकि E2 के केस में चार्ज भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है, तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है हमारे पास। सो इसको हम E2 भी मान सकते हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, अब हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। जो वैल्यू आई थी वो लिख लेते हैं यहाँ पे 90 × 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। E1 और E2 दोनों के बीच में जो एंगल है, पहले हमें वो एंगल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों साइड सेम है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल होगा 60, ये भी होगा 60 और ये भी होगा 60। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम देखें E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos θ। रिजल्टेंट फील्ड इज नेट फील्ड एट पॉइंट C। a² मतलब E1, b² मतलब E2 हम वहां पे रखेंगे और दोनों की वैल्यू सेम है तो हम सिर्फ E लिख लेते हैं। e² + e² + 2e × e, e²
cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये बनेगा e² + e² - e²। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो फाइनल आंसर e के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल है उनके बीच में 120, तो रिजल्टेंट भी सेम आता है। तो नेट फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन और देखते हैं, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर पे आता है। तो नेट फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो फाइनल आंसर होगा टुवर्ड्स राइट, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 4 चार्जेस +q + q -q and -q are placed respectively at the 4 corners ABCD of a square of side A. Calculate the net electric field at the center of the square. तो ये रहा वो स्क्वायर जिसकी बात क्वेश्चन में हो रही है, और ये वो कॉर्नर्स A और B पे हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो ये है +q + q, और इन दोनों पे है नेगेटिव चार्जेस -q and -q। जो साइड है स्क्वायर की वो है A के बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल a। सेंटर पे नेट फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, एक एक करके सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फाइनली उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो सबसे पहले ए की वजह से यहाँ फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। ए पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ ई ए। बी की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ ई बी, और सी की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि सी नेगेटिव है। तो इस तरफ दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया ई ए और एक हो गया ई सी। वैसे ही डी की वजह से भी फील्ड इस तरफ होगी, इस तरफ भी दो कंपोनेंट्स हो गए ई डी। अब हम पहले इन दोनों को ऐड करके कंपोनेंट निकालेंगे, ई बी और ई डी को ऐड करके कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। तो देखते हैं ई ए, ई बी, ई सी, ई डी कितना कितना होगा। ई ए की बात करते हैं तो ये होगा के क्यू बाय, अगर साइड लेंथ है ए तो यहां से लेकर यहां तक ये डायगोनल हो जाएगा पूरा √2a, और हमें डायगोनल का हाफ चाहिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये मिल गया a/√2। तो किसी भी एक चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस हो गई a/√2। तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ऊपर आ गया। ऐसे ही सबकी वजह से जो फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, क्योंकि सारे चार्जेस इक्वल हैं और डिस्टेंस भी इक्वल है। बस पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना है, मतलब हमें डायरेक्शंस मैनेज करनी है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सबका इतना ही होगा। अब इसको ई ए, ई बी, ई सी, ई डी ना मान के हम इसको सिंपली ई मान लेते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैं ई मान के आगे बढ़ूंगा। तो ई ए और ई सी दोनों हटा दो, इस डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब इसको 2e मान लेते हैं। इस डायरेक्शन में भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम 2e मान लेते हैं। अब नेट फील्ड निकालने के लिए हमें इन दोनों कंपोनेंट का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। पहले इनके बीच में एंगल देखते हैं। ये फाइनल आंसर आएगा
और ये जो एंगल है ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अगर हम पूरा देखें तो 360 है, 360 का 1/4 पार्ट जो है वो होगा 90 डिग्री। तो नेट फील्ड निकालने के लिए एक तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंगल 90 है तो cos 90 0, वो वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ये बचेगा हमारे पास 4e² प्लस 4e², ये बन जाएगा √8e², ये बनेगा √8 इंटू e, √8 और e की वैल्यू कितनी थी 2k³/a²। तो ये है O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन हम देख चुके हैं, डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स बराबर हैं, दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, डाउनवर्ड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 charges each equals to q are placed at the 3 corners of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. तो हम जिस स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो स्क्वायर ये है। 3 कॉर्नर्स पे तो चार्ज रखा हुआ है और इस कॉर्नर पे कुछ भी नहीं है। इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। 1 की वजह से यहाँ फील्ड होगी इधर अवे फ्रॉम द चार्ज, 2 की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, और 3 की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी इधर, E3 E2 E1। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर फाइनली वेक्टर एडिशन कर देंगे। पहले E1 देखते हैं। 1 की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी k q, और साइड लेंथ दे रखी है a, तो ये जो डिस्टेंस है वो है a। तो ये हमारे पास आ जाएगा kq/a², और इतना ही होगा E3, क्योंकि E3 के केस में भी चार्ज वही है, सेपरेशन भी उतना ही है। अब हम बात करते हैं E2 की। E2 हो जाएगा kq/, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी √2a, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो ये बन जाएगा 2a²। अब हमारे पास तीनों वेक्टर्स है, E1 भी है, E2 भी है और E3 भी है। अब इन तीनों का वेक्टर एडिशन हमें करना है, तो मैं E1 हो गया kq/a² और E2 भी इतना ही है, और E3 हो गया kq/2a²। अब इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले E1 और E3 इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते हैं। इसको 1 और 3 मत मानो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इसको E मान लो। दोनों ही वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एंगल तो 90 है इन दोनों के बीच में, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा a² प्लस b², मतलब e² प्लस e², ये बन जाएगा √2e। मतलब 1 और 3 का जो रिजल्टेंट आया वो आया √2e। यहाँ पे जो 1 था और ये था 3 और ये था 1, E1 और E3 का रिजल्टेंट आ गया √2e के बराबर, और e कितना माना है हमने, इतना माना है। अब हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी, मतलब E2 के अलोंग होगी। अब E3 और E1 को भूल जाओ, इस तरफ एक और वेक्टर हो गया √2e। अब जो नेट फील्ड आएगी वो E2 और E1 3 का रिजल्टेंट जो होगा उसको ऐड करने से आएगी।
तो E2 कितना है KQ/2a² और E13 1 और 3 का रिजल्टेंट कितना है √2e √2 और E कितना है ये KQ/a²। तो यहां से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर आएगा KQ/a² हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचेगा 1/2 प्लस √2। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस डायगोनल के अराउंड। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 point charges plus 6q and minus 8q are placed at the vertices of a triangle of an equilateral triangle at D and C. Find the net electric field at A। मतलब एक ट्राइंगल है, ये रहा वो ट्राइंगल, ये है पॉइंट A, ये B और ये C। B पे एक चार्ज है +6q, C पे एक चार्ज है -8q। इन दोनों की वजह से A पॉइंट पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड सबकी सेम है जो कि A दे रखी है क्वेश्चन में। पहले B चार्ज की वजह से A पे फील्ड निकालते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ EB। C की वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी टुवर्ड्स द चार्ज, ये हो गया EC। EA और नहीं EB और EC का मैग्नीट्यूड और देख लेते हैं। EB होगा K, चार्ज है 6q अपॉन जो डिस्टेंस होगी वो होगी a²। तो ये हो गया 6kq/a²। अब हम EC की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C एट पॉइंट A। ये बनेगा K 8q/a²। इसको लिख सकते हैं 8kq/a²। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करने से पहले ये क्वांटिटी दोनों में सेम है, KQ/a²। इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 8x। तो हमने x क्या माना KQ/a²। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए हम मान रहे हैं कि बार बार हमें KQ/a² ना लिखना पड़े। तो उसकी जगह x लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे, लास्ट में हम x की वैल्यू ये पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे EB और EC का रिजल्टेंट कितना होगा। पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्शन निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। इन दोनों का एंगल है 120 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री आएगा। cos 120 की हमें वैल्यू चाहिए और वो होती है -12। अब फॉर्मूला देखते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² 2ab cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसी फॉर्मूले से मिलेगी। a² की जगह आएगा 6x², b² की जगह आएगा 8x² एंड 2ab की जगह आएगा 6x 8x cos 120 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 36x² 64x² और cos 120 होता है -12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 48x²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √52x और x की वैल्यू है ये, तो √52 KQ/a²। ये तो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखते हैं डायरेक्शन किस तरफ होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए
हमें वेक्टर्स का एक और कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। पहले वो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं तुम्हें, फिर हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों का रिजल्टेंट हमने देख लिया, ये रिजल्टेंट आ गया। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा। तो अल्फा को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हम इसी फॉर्मूले का यूज यहां पे करेंगे। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास EB और EC। तो पैरेललोग्राम लॉ की अगर हम हेल्प लें तो रिजल्टेंट फील्ड ये है नेट फील्ड, और नेट फील्ड EC के साथ जो एंगल बना रही है उसको मान लेते हैं अल्फा। अब tan अल्फा निकालने के लिए हम सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब दूसरा वाला वेक्टर, अल्फा जिसके साथ है वो है EC, तो दूसरा वाला वेक्टर हमें लेना है वो है 6x। नाउ साइन थीटा 120 डिग्री अपॉन 8x प्लस 6x cos 120 डिग्री। थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। cos 120 की वैल्यू हमें पता है, sin 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। x और x डिनोमिनेटर से कॉमन लो, न्यूमरेटर से कैंसिल कर दो, बचेगा सिर्फ 6। sin 120 इज √3/2, डिनोमिनेटर में बचेगा 8 प्लस 6 cos 120। cos 120 होता है -½ तो ये बन जाएगा -6 × 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में बचेगा 3√3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 5। सो अल्फा इज गिवन बाय tan इनवर्स 3√3/5। So that's all for today। हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हम करेंगे अगले लेक्चर में। बाय।